डिमांड करते हैं कि जो तलाशी शुरू हुई है इमरान खान की पूरी तलाशी दे, आप भागे ना, और वो भी तीनों नस्लों का साथ दे। नून लीग ने मेरे ऊपर सुप्रीम कोर्ट का केस किया। उन्होंने क्या मेरे से कहा कि जो वहाँ लंदन का फ्लैट बेचा था उससे पैसा पाकिस्तान कैसे आया, वो सारी डिटेल्स दी गई। जुमायमा के जरिए जब पैसा आया तो जुमायमा ने अपने बैंक अकाउंट्स दिए, सुप्रीम कोर्ट में पढ़े कि जो मनी ट्रेल वहाँ से लंदन का फ्लैट बिका उसका सेट कितने का बिका, उस पैसे को जुमायमा को दिया, उधर से पैसा पाकिस्तान आया। बैंकिंग ये सारी ट्रांजैक्शन सुप्रीम कोर्ट में पड़ी है। अगर नवाज शरीफ जाता है तो इमरान खान पक्का ही पक्का जाएगा, दुखुर जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम राय अपनी अपनी और मैं हूं आपके साथ इकरा हारिस। सबसे पहले अपने मौजूद पैनल का इंट्रोडक्शन आपके साथ कराती चलूं। हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर तज्ज़ाकार इरशाद अहमद आरिफ साहब, अपनी राय से हमें आगाह करेंगे। साथ ही साथ हमारे साथ होंगे एहतशामुल हक साहब, इफ्तिखार अहमद साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे और जनरल रिटायर्ड अमजद शरीफ साहब भी हमारे साथ होंगे। नाज़रीन, पनामा केस की समाअत मुकम्मल हुई। 5 रोज़ तक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की रिपोर्ट सबमिट होने के बाद ये समाअत चली, लेकिन इन 5 रोज़ में वज़ीर आज़म के वकला ने जब दलाइल दिए, उनके बच्चों के वकला ने जब दलाइल दिए, तो किसी भी किस्म का कोई ठोस शवाहिद उनकी जानिब से अकामा के ऊपर जो बहस होती रही उस पर पेश नहीं किया गया। लेकिन आज अचानक से वज़ीर आज़म के वकील ने अकामा पर नई दस्तावेज़ात जमा करा दी और उसके मुताबिक 2013 के इंतखाबात के कागजात नामजदगी में वज़ीर आज़म ने यह जाहिर किया था कि उनके पास अकामा मौजूद है और FZD कंपनी के वो चेयरमैन रहे हैं। सवाल यहाँ पर यह उठता है कि आखिर 5 रोज़ा समाअत में क्यों शरीफ ख़ानदान के वकला इस पर खामोश रहे। अब जबकि फैसला महफूज कर लिया गया है और किसी भी वक्त सुप्रीम कोर्ट ये फैसला सुना सकती है, तो क्या वजह है कि मियां नवाज शरीफ के वकला ने आज ही ये दस्तावेज़ात जमा करानी थी, जबकि इस केस का फैसला महफूज हो गया। और साथ ही साथ वॉल्यूम 9 के अंदर जो इल्ज़ामात JIT की जानिब से लगाए गए उन पर भी एतराज़ात का जवाब ख्वाजा हारिस की जानिब से आज जमा करा दिया गया है। दूसरी जानिब आज जहां सबको इंतजार था कि चौधरी निसार जो हैं वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, लेकिन तबीयत की नासाजगी का बहाना करके उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुलतवी किया। अब क्या पुरानी रफाकत काम आ गई या फिर नून लीग के वज़रा के तरले काम आ गए, ये तो कल ही वाज़े होगा कि कल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या नहीं। दूसरी जानिब नून लीग के वकला ने अब से थोड़ी देर पहले कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनका ये कहना था कि अब मकाफाती अमल जो है वो शुरू हो चुका है और जो आपने नवाज शरीफ के साथ किया वो अब आपके साथ भी होने वाला है, क्योंकि आप भी मनी ट्रेल देने में नाकाम रहे हैं। और खुर्शीद शाह ने भी वाज़े तौर पर कहा है कि अगर नवाज शरीफ गए तो इमरान खान भी जाएंगे। इसी पर हम बात करेंगे। इरशाद आरिफ साहब, 5 रोज़ तक खामोशी रही और आज अचानक अकामे की तफसीलात जिस पर बहस हम करते रहे, सुप्रीम कोर्ट में बहस होती रही, जजेस ने भी कहा, तब कुछ नहीं बोला गया। लेकिन आज जब वज़ीर आज़म मरी में मौजूद हैं तब शायद उन्हें याद आ गया कि उन्होंने कागजात नामजदगी में ये शो किया था। देखिए बात यह है कि पहले तो कानूनी पोजीशन जो वकला और लीगल एक्सपर्ट बता रहे हैं वो ये है कि अगर आर्गूमेंट ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद भी जो कोई वकील है उसने जो आर्गूमेंट अदालत के सामने दी है और जो बयान दिया है उसको तहरीरी शक्ल में जमा करा सकता है, लेकिन वो सारी गुफ्तगू और सारा कुछ वही होना चाहिए जो अदालत के सामने वो पेश कर चुका है। नई आर्गूमेंट और नया सबूत वो ना उसको जमा कराना चाहिए, ना अदालत को एंटरटेन करना चाहिए। एक बात। दूसरा ये है कि इशू ये तो है ही नहीं ना कि उन्होंने नकामा लिया था नहीं लिया था। ये था कि आपके जो एसेट्स इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा हुए हैं उसमें ये जाहिर किया है आपने कि ये जनाब मैं चेयरमैन था FZD कंपनी का और ये मैं पैसे ले रहा था, ये पैसे मैंने इतने लिए इतने नहीं लिए, ये आपने किए हैं या नहीं किए। अगर आपका पासपोर्ट लगा हुआ है, पासपोर्ट पर तो कोई पता नहीं चलता ना कि इसमें कितने मेरे वीज़े लगे हैं, कितने इकामे, उसमें से वीज़ा इकामे वाला कौन सा था, बग़ैर इकामे का कौन था, ये तो कोई सबूत नहीं है। सबूत तो है आपका वो फार्म और उसमें जो 21 नंबर का वो है उसमें आपने इसको किया है या नहीं किया, वो नहीं किया, लाजमी बात है। तीसरी बात यह है कि जब आपने उस दौरान आपके वकील ने इसका उसको दिफा नहीं कर सके, कोई सबूत पेश नहीं कर सके, कोई डॉक्यूमेंट सामने नहीं ला सके, तो बाद में आपको जो याद आता रहे, जो आप लिखते रहें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा ख़्याल है ये तो एक ऐसी चीज़ है
वो जो फारसी में कहते हैं जो मुक्का जंग के बाद याद आए वो अपने नाक पर तो मारना आपके ख्याल चाहिए। में तो इन ये उसी दस्तावेजात तकनीक के का है। बाद एक बार फिर से कोई पैनामा केस की समाअत शुरू हो सकती है, कोई कानूनी नहीं, हैसियत सवाल ही होगी? पैदा नहीं होता जब फैसला महफूज हो गया है। देखो ना, इसलिए भी ये काबिल एतराज़ बात है और काबिल कबूल नहीं है कि कोई दस्तावेज़ जब आप पेश करते हैं, जब आखिर में मुद्दई का वकील आखिरी इख्तामी दलाइल देता है तो वो उसको डिस्कस करता है। वो मौका तो आपने दिया नहीं है कि नईम बुखारी साहब इसको डिस्कस कर सकते हैं। तो इसलिए ये जमा इन्होंने करा दिया है। ये अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हैं और ताकतवर समझते हैं कि अदालत मुतासर हो जाएगी, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कोई जज और ये 3 रुकनी बेंच लेकिन इसको होता कबूल कुछ और करे ही है। या अपने देखना अपने चाहे। डिफेंस को मजबूत करने के लिए जो कुछ लेकर आते हैं वो उल्टा इन्हीं पर पड़ जाता है। नहीं, फखर ये अहमद पब्लिक, साहब, मेरा ख्याल है इसका मकसद सिर्फ पब्लिक परसेप्शन को दुरुस्त करना है। लोगों को ये पता चले, देखने जी हम तो जमा करा दिया हमने था तो जमा करा दिया था, लेकिन हमारे साथ नाइंसाफी हो गई। फखर अहमद साहब, इतनी खामोशी के बाद जब अकामा में बहस होती रही, वज़ीर आज़म पर सवाल उठते रहे, आज ही इन दस्तावेजात को जमा कराना आपके ख्याल में क्या मकसद हो सकता है इसका? जो इरशाद आरिफ साहब ने कहा है, मैं उसके तमाम लफ्ज़ दफा करता हूँ और उनकी बात में मैं क्या दफा कर सकता हूँ। उस्ताद है मेरे और बिल्कुल सही जवाब दिया है उन्होंने आपके सवाल का। आप और सवाल करना चाहते हैं हाजिर। ठीक, आप समझते हैं कि जो शरीफ अख्तार ने पहले 29 एतराज़ात जमा कराए और आज जो वज़ीर आज़म की जानिब से ये जमा कराए गए, पब्लिक परसेप्शन के अलावा उनके हक में ये कोई दिफा में मददगार साबित होंगी? देखें, इसका भी जवाब आरिफ साहब दे चुके हैं कि जब फैसला महफूज कर दिया जाए तो उसके बाद नया कागज कोई नहीं दिया जाता। ठीक, और इसका मकसद सिर्फ तवालत भी हो सकता है? वो नहीं, तवालत नहीं हो सकता। जो उन्होंने कहा कि पब्लिक परसेप्शन की बात है, बिल्कुल सही है। देखिए, बात यह है कि हमारे मुल्क में पिछले 1 साल से हमने कुछ नहीं किया। हम इस पजामे में इतना फंस गए हैं कि इससे निकल नहीं पा रहे और हम सारे ही कानूनी माहिर हो गए। इवन वो लोग कानूनी माहिर हो गए हैं जिन्होंने FA पास नहीं किया और वो जर्नलिज्म में किसी तौर पे आ गए हैं, वो भी कानूनी माहिर हो गए और ऐसी सी दलीलें दे रहे हैं टेलीविजन स्क्रीनों के ऊपर और ऐसे कालम लिख रहे हैं कि आदमी परेशान हो जाता है कि यार ये अगर इतने पढ़े लिखे लोगों का मुल्क है, हर चीज की इनके पास दलील है और जवाब है, तो छोटे छोटे मसाइल जो होते हैं उस पे ये सारे के सारे खामोश क्यों होते हैं। जो शहर के अंदर इंक्रोचमेंट है, इसके खिलाफ भी तो कोई कानून होगा। ये जो लूट मार होती है, इसके खिलाफ भी कोई कानून होगा। जो बेकारी सड़कों पे फिरते हैं, इसके खिलाफ भी कोई कानून होगा। ये अपना जो ब्लैक मार्केटिंग है, इसके खिलाफ भी कोई कानून होगा। स्मगल शुदा चीजें जो बिक रही हैं, उसके खिलाफ भी कानून होगा। किसी को वो कानून नहीं आ रहा कि कॉन्स्टिट्यूशन के पीछे पड़ गया। हर आदमी कॉन्स्टिट्यूशन का एक्सपर्ट हो गया। 62-63 क्या कहता है, का क्या मतलब है, था का क्या मतलब है, शैल का क्या मतलब है, मे का क्या मतलब। खुदा का वास्ता है, जो लोग ये काम कर रहे हैं वो अल्लाह के वास्ते नहीं कर रहे। वो करोड़ रुपया फीसें ले रहे हैं अपने मुकल्लिन से और अल्लाह जाने वो अपने टैक्सेस देते भी है नहीं। मैं आज एक रिपोर्ट देख रहा था कि इतने लाख लोग हैं जो डॉक्टर्स हैं और कितने हजार लोग जो हैं डॉक्टर्स टैक्स देते हैं। कितने लाख लोग हैं जो एडवोकेट्स हैं, कितने हजार लोग जो टैक्स देते हैं। हमारे मुल्क के इश्यूज ये हैं। ये इशू नहीं है कि पार्लियामेंट वहाँ पे क्या बहस हो रही है एक केस के अंदर। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट केसेस सुप्रीम कोर्ट में पड़े हैं जो इंतहाई बुनियादी अहमियत के बारे हैं। मसलन इस मुल्क में जागीरदारी के खात्मे के बारे के अंदर एक पिटीशन पड़ी है जिसका फैसला समझ नहीं आता हुआ या नहीं हुआ। कम से कम मुझे नहीं आज तक पता लगा। आरिफ भाई मेरी मदद कर दे तो कर दे। हम क्या कर रहे हैं, हम किस चक्कर में फंसे हुए? यानी कि मसला ये है कि मामला ऐसा है कि नहीं, देखिए सुने, आपको मुझे सब आदमियों को अपनी मनी ट्रेल देनी चाहिए अगर रियासत का कोई इदारा पूछे। लेकिन रियासत के इदारे अगर बिक चुके हैं, वो पोसीदा हैं, वो नाअहल हैं, वो कामचोर हैं, वो करप्ट हैं, तो उन अदारों को रिप्लेस करने के लिए पार्लियामेंट को फैसला करना है। अगर हम तब्दीली चाहते हैं, नवाज शरीफ के जाने से कोई तब्दीली नहीं आएगी। लेकिन एक एहतसाब का अमल तो शुरू हो जाएगा कि बाकियों का भी हिसाब। एहतसाब का अमल सेलेक्टिव नहीं हो सकता। ये एहतसाब का अमल फिर 400 वो जो नाम हुआ ना पनामा में, मुझे बताएं पिछले 1 साल में उन 400 लोगों के खिलाफ हुकूमत ने कौन सा कदम उठाया है? ये सब अशराफिया इकट्ठी हुई है लूट मार के लिए।
ये तमाम दौलत जिनके पास है ना, ये एक हैं, ये एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं। इसमें इमरान खान जो पाकिस्तानी जिनके नाम है, जो स्विस बैंकों में पैसा है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी। जनरल रिटायर्ड अब्दुल शरीफ साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगी, जिस तरह इफ्तिखार साहब ने कहा कि ये मामला मियां नवाज शरीफ का नहीं है, जो बाकी नाम है उनका तो कोई जिक्र नहीं है, फिर उनके खिलाफ भी अब एहतसाब शुरू हो, लेकिन ये हर मामला सुप्रीम कोर्ट तो हल नहीं कर पाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जैसे इफ्तिखार साहब कह रहे थे, सिस्टमेटिकली इन हजरात ने वो अदारे जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन करनी थी उनको तबाह किया है। उनमें जालसाज, उनमें टेम्पर करने वाले लोग वो बिठाए हैं। आप नेशनल बैंक के प्रेसिडेंट का देखिए कि वो किसी ओल्ड होम से काम करता कराता इधर पहुंच गया, वो नेशनल बैंक का प्रेसिडेंट बना हुआ है, पहले डिप्टी गवर्नर था स्टेट बैंक का। और खुदा जाने कहाँ क्या क्या ऐसे लोग बिठाए हुए हैं। और इन चीज़ों की वजह से अदारे तो इस काबिल नहीं रहे कि वो कोई किसी का एहतसाब कर सकें। एहतसाब के अदारे के बारे में ख़ुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसका फातिहा यहाँ पढ़ लेना चाहिए। तो बात यह है कि ये तो हुकूमत की जिम्मेदारी थी। ये जब हुकूमत में आए तो इन्होंने ही हमें कहा था कि हम करप्शन का पैसा निकलवाएंगे। इन्होंने हमें शुरू में बताया कि 200 अरब डॉलर स्विस बैंकों में पड़ा हुआ पाकिस्तानियों का वो वापस आएगा। जरदारी साहब की करप्शन का रोज़ नाम लेते थे, कहते थे उनके पेट से निकालेंगे। लेकिन जो करप्शन के केसेस सामने आए उनका क्या हुआ आप देख लीजिए। 450 अरब डॉलर का, 450 अरब रुपए का डॉक्टर आसम पे इल्ज़ाम है और वो खुले फिर रहे हैं, कोई किसी को फिक्र ही नहीं है और केस आगे चल ही नहीं रहा। अयान अली का केस देख लीजिए और कई केसेस हैं जहां पे हजाजी साहब को देख लें, पे हो नहीं रहा। उसकी वजह ये हजाजी साहब को देख लें, हजाजी साहब को देख लें कितना वीआईपी ट्रीटमेंट। हाँ, हजाजी साहब को अब उसमें मसला ये है कि ये हुकूमत की अपनी जिम्मेदारी थी। ये हुकूमत की जिम्मेदारी थी कि जिनके 400 के नाम आए थे वहां पे पनामा में, उनका एहतसाब शुरू करते और खुद अपने आप को क्लियर करते। वजीर आजम का केस इस वक्त जो चल रहा है ये कौमी इंटरेस्ट का या आम आदमी के इंटरेस्ट का केस है। पूरी दुनिया इसमें दिलचस्पी ले रही है, लेकिन इस केस का मतलब ये नहीं जैसे इफ्तिखार साहब कह रहे हैं कि वजीर आजम के खिलाफ एहतसाब शुरू हुआ, उसके बदले आज नूनी की वज़रा सामने आते हैं, वो कहते हैं मकाफाते अमल है, इमरान खान का हिसाब होगा, वो भी मनी ट्रेल नहीं दे पाए। ना, आप किस खुशफहमी में बैठी हुई हैं? कोई एहतसाब नहीं है। ये तो एक मुकदमा पानामा से चला, वो यहाँ पे आपने किसी ने पीछे लगा के पीटीआई वालों ने खुलवा दिया, वो मुकदमा चल रहा है। ये मुकदमा खत्म हो जाएगा दिस वे और दैट वे, या इमरान खान वाला भी खत्म हो जाएगा इस तरह उस तरह, तो उसके बाद बाकी अमल तो उन्हीं अदारों ने करना है, वो तो नहीं है वो यहाँ पे किसी भी। वो इदारे अमल किस तरह शुरू करेंगे और ये कौन शुरू कराएगा, इसी बात करेंगे। एक ब्रेक यहाँ पर लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। पाँच रोज़ा समाअत में तो दस्तावेज़ात पेश नहीं किए जाते, लेकिन आज वज़ीर आज़म या नवाज शरीफ के वकला जो हैं वो पेश कर देते हैं। एहतशामुल हक भी हमारे साथ मौजूद है। एहतशाम साहब, पहले तो मैं यही आपसे जानना चाहूँगी, जिस तरह इरशाद आरिफ साहब ने कहा और उसी को इफ्तिखार साहब ने भी आगे बढ़ाया कि ये एक पब्लिक परसेप्शन बेहतर करने के लिए कदम हो सकता है। आपको लगता है सिर्फ अकामा की दस्तावेज़ात फराहम करने से जो वज़ीर आज़म और उनके ख़ानदान के हवाले से जो नेगेटिविटी सामने आ चुकी है, जो इल्ज़ामात और सबूतों के पहाड़ हैं, वो इस एक दस्तावेज़ात से साफ हो जाएंगे? देखिए इकरा, जो आज डेवलपमेंट हुई है, जिस तरीके से ख्वाजा आरिफ साहब ने ये अकामा जो जमा कराया और डिटेल दी हैं, तो ये पार्टी के अंदर भी जो लोग हैं वो यही बात कर रहे हैं कि जिस तरीके से ये केस लीगल और आइनी बुनियादों पर लड़ना चाहिए था, डे वन से नहीं लड़ा गया, इसको सियासी बुनियादों पर लड़ा गया। बहुत सारी चीज़ें जो वक्त पे आनी चाहिए थी वो नहीं आई। आपने देखा पिछले 4-5 दिन की डेवलपमेंट में इसी तरह की कई चीज़ें फौरी तौर पे आई जो अदालत के सामने पेश की गई। तो मेरा ख्याल है इससे तो अभी बता रहे थे इरशाद आरिफ साहब के शायद कुछ वकला का और लीगल एक्सपर्ट का ख्याल है कि जी बाद में कुछ चीज़ जमा करा सकते हैं। मुझे याद नहीं पड़ता कि सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे कभी किसी बड़े केस में इस तरह हुआ हो कि फैसला महफूज कर दिया गया और फिर आपको दस्तावेज जमा कराएं। नहीं, मेरा ख्याल है ये साइन ऑफ वीकनेस है, साइन ऑफ स्ट्रेंथ नहीं वाली बात बनती। इरशाद साहब, मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा कि अगर
आर्गूमेंट ख़त्म होते हैं तो वकील को ये इजाज़त होती है जो आर्गूमेंट उसने वहाँ दिए हैं अदालत में उसको तहरीरी शक्ल में वो जमा करा सकता है, लेकिन कोई नई दस्तावेज और नई सही कह रहे हैं, मैं कंट्राडिक्ट नहीं कर रहा, बिल्कुल आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल नहीं हाँ आप सही कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ आरिफ साहब के ये कभी हुआ नहीं है, मतलब सुप्रीम कोर्ट लेवल पे कि किसी ने इससे आज से पहले बाद में फैसला महफूज होने के बाद कोई कागजात या कोई डॉक्यूमेंट जमा कराए हुए हैं। ये उस लेवल पे मेरी कुछ लोगों से बात हुई थी, वो कह रहे थे ऐसा नहीं हुआ। अब ये किस हद तक नवाज शरीफ साहब को हुकूमत को फ़ायदा दे सकता है? पार्टी के अंदर भी लोग ये बात कह रहे हैं कि ये तो वाकई बहुत देर हो चुकी है, जिस तरीके से केस लड़ा जाना चाहिए अब तो लड़ा गया। ये भी कहा जा रहा है कि अब तो सवाल इस पे भी है कि आपने खामोशी क्यों इख्तियार की रखी, या फिर ऐसी बात है कि शरीफ खानदान जो है अपने वकला को भी मुकम्मल सबूत फराहम नहीं करता, उनसे भी अपनी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करता। देखिए वकला का तो गिला मेरा ख्याल है लाहौर में बैठे हुए इफ्तिखार साहब ज़्यादा जानते होंगे, वहाँ तो जिस तरीके से वकला को तेज़ी के साथ बदला गया, उनके वकला का भी शिकवा है कि इस्लामाबाद के वकील का तो मैं कह सकता हूँ जो अक्सर ये कहते रहे कि हमें कुछ बताया जाता है और फिर ऐन मौके पे कुछ स्टैंड चेंज कर लिया जाता है और फिर हमें कहा जाता है कि आर्गूमेंट आप इस तरह दें। मेरा ख्याल है जिस तरीके से इकरा सब लोग कह रहे हैं कि इतना हाई प्रोफाइल केस था, जिस तरह लड़ा जाना चाहिए था, इस पर उस तरह तवज्जो नहीं दी गई और पॉलिटिकल माइलेज हासिल करने के लिए आपने देखा कि लास्ट मिनट तक यही होता रहा कि जी JIT के ख़िलाफ़ ये होगा, असल केस तो आवाम पे जाके पेश किया जाएगा, वहाँ लड़ाई लड़ी जाएगी और फिर 2018 जो है ना ये फ़ैसला करेगा। तो मेरा ख्याल है पढ़े लिखे लोग इस बात को तो डेफिनेटली देख रहे हैं, जांच रहे हैं कि भाई ये आर्गूमेंट जब आपके पास नहीं होता तो आप इस तरह की बात कर रहे होते हैं। और जिस तरीके से 2 दिन पहले अनुषा रहमान ने कहा था कि जी JIT के लोग जो हैं जो बैठे हुए मेंबर उनके खिलाफ केस चलाया जाए, मामलात को इतना खराब कर दिया जाए और JIT पे JIT बनती जाए। शाह साहब आप समझते हैं ये मामला कुछ इतना तवील हो चुका है कि इसको अब समेटना मुश्किल होता जा रहा है, कंफ्यूजन बढ़ती जा रही है और अब उम्मीद यही है और एक्सपेक्टेशंस भी सुप्रीम कोर्ट से ये कि ये जल्द से जल्द इसका फैसला सामने आ जाए। देखिए चीज़ें मैं अर्ज़ करूँगा इस हवाले से, लेकिन एक बात मैं दिलचस्प आपको बताना चाहता हूँ। एहसाम साहब ने जो वकला की बात की, ये जब केस शुरू हुआ अनवर ज़हीर जमाली साहब ने सुनना शुरू किया तो एक दोस्त हैं हमारे, पता नहीं वो हमें दोस्त मानते नहीं मानते, हम कुछ अर्सा हमने इकट्ठे काम भी किया है, बुज़ुर्ग आदमी हैं, उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प बात की। वो शरीफ ख़ानदान को बहुत अरसे से जानते हैं, यानी 80s से, और वो मियाँ नवाज शरीफ के साथ बतौर वज़ीर आला, बतौर वज़ीर ख़ज़ाना काम कर चुके हैं, सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं, बड़े नेक नाम आदमी हैं। उन्होंने एक बात कही, ये पहला हफ्ता था, उन्होंने कहा जी अभी वकील बदले जाएंगे और उसके बाद फिर वकील बदले जाएंगे। तो मैंने कहा जी क्यों? तवालत के लिए? कहते नहीं, तवालत का इशू नहीं है, इशू ये है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब, शरीफ फैमिली अपने सारे मालियाती मामलात किसी वकील पर ज़ाहिर ही नहीं कर सकते, इतने उलझे हुए हैं कि वो ज़ाहिर नहीं कर सकते, किसी एक वकील को सारा कुछ दे दें, क्योंकि वो डरते रहते हैं कि ये केस तो शायद वो जीत जाए, कल को ब्लैकमेल ना हमें करना शुरू कर दे, जो कुछ हमारा गैर कानूनी उसके सामने आ जाएगा। अच्छा, बाद में जब वो कुछ अरसे के बाद पहली टीम बदली गई, फिर अकरम शेख साहब आ गए, तो हमने कहा जी अब अकरम शेख साहब कहते नहीं अब ये भी बदले जाएंगे, अब उसके बाद ये भी हो गया। तो अब ये जो इकामे वाला इशू है ये पहले ज़ाहिर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये छुपाना चाहते थे इशू, इनको अंदाज़ा ही नहीं था। देखिए ना, इनको तो ये अंदाज़ा नहीं था कि इस तरीके से ये इकामे का इशू सामने आ जाएगा। सियासी तौर पे तो बहुत नुकसान हुआ है ना, आम आदमी तो ये कह रहा है कि जी इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जो है ना वो नौकरी कर रहा है, कामा उसने रखा हुआ है, मतलब ये बहुत ज्यादा नेगेटिव गया है। इनके पार्टी के कारकुन रुकन वो भी इसको बड़ा अजीब तरीके से महसूस कर रहे हैं कि बीइंग प्राइम मिनिस्टर आप नौकरी कर रहे हैं। इस बात की क्या जमानत है कि इन्होंने टेम्परिंग नहीं की अभी भी? हाँ नहीं, वो तो एक दूसरा अभी ये भी एक सवाल है, ये दस्तावेज़ात असली है कि नहीं? मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, अब जैसे अब मुझे अगर इजाज़त दें बाद में, अब जब ये सारा कुछ अजहर में शम्स हुआ तो इनका ख्याल ये था कि कोई ये एक बहुत बड़ा इशू नहीं है। जब ये आखिरी 2 दिन इस इशू पर जजेस के रिमार्क्स आए और जिस अंदाज में सलमान अकरम साहब को डिफेंस पे जाना पड़ा, पीछे हट के बहुत ज़्यादा परेशानी उनकी देखी ना गई, तो उसके बाद शायद इनको किसी अक्लमंद ने मशवरा दिया कि हुजूर ये अब छुपाने से नहीं होगा, अब ये ज़ाहिर करना चाहिए आपको ख़ुद और इससे बचना चाहिए, क्योंकि एक ख़तरनाक चीज़ अदालत के सामने आएगी। तो उसके बाद अब
वो एक जो है पेश कर दिया गया है। अब इसमें ये जो दूसरा पहलू है अमजद शुएब साहब वाला कि इसमें टेम्परिंग कितनी है, ये ज़ाहिर है हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि इसको वेरीफाई नहीं किया गया और इस पे जरा भी नहीं हुई, तो कुछ कह नहीं सकता कि ये जाली है या असली है। मज़ीद बात करेंगे इफ्तिखार साहब, जिस तरह यहाँ पर ये बात हो रही है कि वज़ीर आज़म और उनके ख़ानदान के मिजाज में है कि तमाम पत्ते नहीं, एक तो तमाम पत्ते सियासी शो नहीं करते, दूसरा अपने फाइनेंशियल गोशवारे और अपनी जो मालियाती उनके ज़राए उनको भी नहीं बताते, इवन अपने वकला को भी नहीं बताते। तो एक हुक्मरान जो कि आवाम का नुमाइंदा होता है उसे तो एक खुली किताब होना चाहिए। इस मामले में भी हम ये देखें कि दोहरा रवैया है, दो चेहरे हैं। देखें, खुद प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ये कहते हैं कि मेरे पे केस क्या है, मैंने पाकिस्तान का पैसा नहीं लूटा। अब तो बच्चे को पता है उन पे केस क्या है। प्लीज जरा मुझे कह दीजिए फिर अपना समझिए। वो कहते हैं मेरे पे केस क्या है, मैंने पाकिस्तान का पैसा नहीं लूटा, किसी ठेके से पैसा नहीं कमीशन कमाया, किसी जगह से किक बैक्स नहीं दी। हम कारोबारी लोग हैं, हम कारोबार करते हैं, ये कारोबारी की अपनी मर्जी होती है वो कौन सा पैसा कहाँ खर्चेगा और कब खर्चेगा और किस तरह खर्चेगा और कैसे खर्चेगा। ये सारे के सारे कारोबारी लोग ऐसा ही करते हैं, सिर्फ मेरा खानदान ऐसा नहीं करता। तो ये बहुत बड़ी बात है, इसको अगर कोई समझने वाला इस मुल्क में समझे तो सारी कहानी समझ आ जाएगी कि पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है और हम किस माशी बुरहान का शिकार बने हुए हैं और किन लोगों की वजह से बने हुए हैं। जब आपके मुल्क में पैरेलल इकोनॉमी चल रही हो, ब्लैक मार्केटिंग की इकोनॉमी चल रही हो और रातों रात की तो एक नवाज शरीफ है, क्या प्राइस होगी नवाज शरीफ के वहाँ पे जो है फ्लैट्स कितनी होगी, 70 करोड़, 80 करोड़, 90 करोड़, 1 अरब रुपया, 2 अरब रुपया, 2 अरब रुपया के तो जनाब यहाँ पे छोटे छोटे शॉपिंग मॉल बने हुए हैं। हम क्या कर रहे हैं? साहब आप पैरेलल इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। पैरेलल इकोनॉमी जो है ना वो ब्लैक इकोनॉमी, वो इनफॉर्मल इकोनॉमी से आगे चली गई है, उससे ज्यादा हो गई है। नहीं, लेकिन हुक्मरानों का रवैया उसको प्रमोट कर रहा है ना, हुक्मरानों का तर्ज। मेरी बात सुने ना इस्लाम साहब, मेरी बात सुने, ये क्या हो रहा है? ये कितने के फ्लैट है? 1 अरब के, 2 अरब के। और भाई लाहौर के अंदर 10 अरब की बिल्डिंगें खड़ी हो रही हैं या नहीं हो रही हैं? उनकी मनी ट्रेल क्या है? हम शहर के रहने वाले हैं, मैं शहर में पैदा हुआ हूँ, शहर में जवान हुआ हूँ, मैं जानता हूँ यहाँ के कितने दौलती थे और कितने नौदौलती हैं। खुदा के वास्ते इस मुल्क को बचाने की कोशिश करें और अगर हमने फैसला कर ही लिया कि प्राइम मिनिस्टर से इसका आगाज करना है तो इसको यहाँ पे खत्म नहीं करना होगा। मैं बिल्कुल इफ्तिखार साहब से जी यहाँ पर नहीं खत्म करना होगा। अगर यहाँ खत्म किया तो इट विल बी टेकन एज ए सेलेक्टिव जस्टिस। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मैं 100% इफ्तिखार साहब से इत्तेफाक करता हूँ कि एक तो इस सिलसिले को यहाँ रुकना नहीं चाहिए। अब अगर अदालत तो आज खुद नहीं कर सकती, ये तो मुकदमात ले जाने पड़ेंगे। बेसिकली ये काम है उन इदारों का जो इसके लिए मुकर्रर हैं, और वो इदारे बेदस्तूपा इसलिए हैं कि जिन लोगों का जिक्र कर रहे हैं जो बात ख़त्म करने पैरेलल इकॉनमी इसलिए चल रही है कि जो हुक्मरान बैठे हुए हैं वो भी उसी को चला रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। एहतसाब इसलिए नहीं हो रहा कि जिन लोगों ने एहतसाब करना है उनके रास्ते में रुकावट हमारे हुक्मरान है, हुक्मरानों के एहतसाब होगा तो ये सिलसिला आगे चल सकता है। ठीक, तो सबसे पहले इसीलिए नवाज शरीफ का एहतसाब किया जा रहा है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वेलकम बैक। तो आज मंजर आम पर इमरान खान भी आए और वो ये कहते हैं कि शरीफ खानदान ये साबित करना चाहता है कि सब उनके जैसे ही चोर हैं, जबकि नून लीगी रहनुमा ये कहते हैं कि मकाफात अमन शुरू हो चुका है और इमरान खान साहब के साथ भी वैसा ही होगा जो अब नवाज शरीफ के साथ हो रहा है। अमजद शुएब साहब, बज़ाहिर ये जिस तरह इमेज अब बनाने की कोशिश की जा रही है कि इमरान खान की जानिब से भी मनी ट्रेल नहीं दिया गया, 71 से 88 तक का रिकॉर्ड उनके पास मौजूद नहीं है और वो मनी ट्रेल देने में नाकाम रहे हैं, ये दोनों केसेस एक जैसे हैं और अंजाम भी एक जैसा होगा? इनमें बड़ा फर्क है। देखिए, अगर इमरान खान मनी ट्रेल नहीं देते तो बार सूरत उनको साबित करना होगा, वरना उसके नताइज होंगे। लेकिन एक चीज़ वाज़ेह है
कि इमरान खान के पास कभी भी कोई पब्लिक ऑफिस नहीं रहा, वो अपनी अथॉरिटी को मिसयूज नहीं कर सकता था। दूसरा फैक्ट ये भी है कि इमरान खान बाहर बहुत कमाई करता रहा है, वो बाहर हमेशा इंटरनेशनल क्रिकेट खेलता रहा है, काउंटी क्रिकेट खेलता रहा है और उसके पैसे उसको बड़े वाफर मिलते रहे हैं, एक अच्छा एक्सपेंसिव प्लेयर था, तो उसके आमदनी तो मौजूद है। वो ये नहीं कह सकता कोई भी कि ये इसकी आमदन नहीं थी तो पैसा, मियां साहब की तो बाहर आमदन कोई नहीं थी। चुनाचे अगर वो किसी वजह से उसको डॉक्यूमेंट्स ना मिले या कुछ और इसका मसला आ जाए कि कागज गुम हो गए तो वो तो प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन उसकी बाहर की आमदन जो है वो तो हमेशा सबसे पता है, सबको पता है कि 20-22 साल वो बाहर से कमाता रहा है और अपने मुल्क में लाता रहा है। और इसी तरह उसका पब्लिक ऑफिस उसके पास कभी नहीं रहा, सो अपनी अथॉरिटी को मिसयूज करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वो एक आम शहरी, एक आम पाकिस्तानी की तरह है। ये लूटमार का बाजार तो वो गर्म करती हैं जिनके हाथ में इख्तियारात होते हैं, अपनी मर्जी का कानून बना लिया, अपनी मर्जी के लोग बिठा लिए, चोर चतर और जाल साधुओं को ला के अदारों का हेड लगा दिया, वो इनके लिए सब कुछ करने को तैयार होते हैं। तो वो बात समझ में आती है। इस केस का मुआवजा करना बड़ा शर्मनाक है। मैं समझता हूं लोगों को गिरबानों में झांकना चाहिए जो ये मुआवजा करते हैं कि वो किस चीज का मुआवजा कर रहे हैं। जो जुर्म एक तरफ नजर आ रहा है वो साबित होता या नहीं, लेकिन उसकी नौइयत बहुत बड़ी है। दूसरी तरफ एक आम शहरी है जिसके जराए आमदन भी बाहर मौजूद थे, ना माने या उसके पास कागज ना हो तो वो बात और बनती है, लेकिन इसका मुआवजा किसी भी सूरत में मुनासिब नजर नहीं आता। और ये मैं समझता हूं सिर्फ एक असल इशू से तवज्जो हटाने का एक तरीकाकार है। आप रोज बैठ जाते हैं, भाई आप जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके इमरान खान को जलील करते हैं, वो बेहतर है कि आप अपने मामलात को देखें कि आपका अपना बड़ा इतना बड़े आपके ऊपर इल्जामात हैं। और ये मैं आपको बताऊं कि ये हम रोज रोना रोते हैं कि जी, जैसे भी इफ्तिखार साहब भी बात कर रहे थे कि ये अपार्टमेंट जो है ये 1 अरब के होंगे, 2, लेकिन ये जो बाहर दौलत है उसकी टिप ऑफ द आइसबर्ग है। जो GIT वगैरह ने निकाला है वो तकरीबन 20 कंपनियां हैं जो कि चल रही है मुख्तलिफ नामों पे। ठीक, तो वो सामने अगर वो आती हैं या इसके बाद मजीद मुकदमात बनते हैं तो ये तो अरबों का खेल है, 2-3 अरब का नहीं है। ये मेरा ख्याल है अल्लाह बेहतर जानता है कि कहां तक पहुंचता है। ये शुक्र करें इमरान खान से ये नहीं पूछा जा रहा कि जनाब आप साबित करें आप क्रिकेट खेलते भी थे कि नहीं थे। आप डॉक्यूमेंट्री साहब हमने देखा कि नून लीग जो है वो अब इमरान खान की जानिब उन्होंने सारी तोपों का रुख वहाँ कर दी है। उनकी मनी ट्रेल अब ढूंढने में वो लगे हुए हैं, इल्ज़ामात की बौछार हो रही है और उनकी भी यही कोशिश है कि किसी तरह वो भी अदालत से नाअहली का फैसला ले लें। खुर्शीद शाह साहब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं ये बात करते हैं कि इमरान खान भी उनका भी ऐसा ही अंजाम होगा जैसा नवाज शरीफ का मुमकिना फैसले से हो सकता है, लेकिन उन्हें वो याद नहीं आता जो स्विस बैंकों में बाहर पैसा पड़ा हुआ है। अगर तमाम मामलात सुप्रीम कोर्ट को ही तय करते हैं तो नून लीग बजाय इमरान खान की तरफ अपने तोपों का रुख करे, बाकी लोगों के लिए भी कोई सिस्टम बना दे। देखिए इकरा, बुनियादी चीज़ ये है कि सियासत जो है ना, ये पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर हो, ये वेस्टर्न ममालिक में हो, अमेरिका में हो, ये बड़ा कैलेस, बड़ा बेरहम प्रोफेशन है। यहाँ पे सर्वाइवल के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। चर्चिल ने कहा, एक दफ़ा कहा था, वो चर्चिल इतना बड़ा लीडर जो जंग जीत के इलेक्शन हार गया था, उसका एक मकूला है कि जंग में तो एक दफ़ा मरना पड़ता है लेकिन सियासत में बार बार मरना पड़ता है। देखिए अब आप इसको किसी भी तरीके से ले लें कि इमरान खान साहब, हो सकता है जो अमजद साहब ने कहा बिल्कुल ठीक कहा हो, पब्लिक ऑफिस होल्डर कभी भी नहीं रहे, लेकिन अब ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा जब आप सियासत में आ जाएंगे, चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। उनके हक़ में एक बड़ी दलील यही है, देखते हैं कि वो मानी जाती कि नहीं जाती कि जी वो जो बार बार ये कह रहे हैं कि जी इंग्लिश जो काउंटी क्रिकेट खेलते हैं वहाँ पे लोग, उसका 20 साल का रिकॉर्ड मौजूद होता है, उसके बाद रिकॉर्ड नहीं रहता। अगर अपने तौर पे सुप्रीम कोर्ट ये सेटिस्फाई हो जाती है तो शायद मेरा ख्याल है बचने का चांस हो, अदरवाइज़ तो मेरा ख्याल है वही बात है कि सियासत बड़ा बेरहम प्रोफेशन है। अब ये नहीं देखा जा सकता कि आपने एक आने की चीज़ छुपाई है या 100 आने की चीज़ छुपाई है। अभी आप देख लें जिस तरीके से GIT की रिपोर्ट के बारे में और ख़ास तौर पे वॉल्यूम 10 के बारे में कुछ चीज़ें सामने आई हैं, उसमें इकरा ये तो यहाँ तक सामने आई बात कि वो उसमें ये भी लिखा हुआ है कि उनकी तहकीक के मुताबिक नवाज शरीफ साहब के $350 मिलियन की एक लग्जमबर्ग में भी उनकी एक इन्वेस्टमेंट है। इंडिया के इन्वेस्टमेंट के हवाले से बहुत सारी चीज़ें हैं। अब तो ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता खुलेंगी, लेकिन अहम सवाल मेरा ख्याल है ये हमें मानना पड़ेगा कि हमारे लीडर और हमारे जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि जी 450 लोगों का था मामला, वहाँ पे केसेस नहीं खोले गए जो पनामा में थे। हिंदुस्तान में एक आप देख लें वहाँ 500 लोग जो इसमें आए हैं,
चाहे वो बिजनेसमैन है, पॉलिटिशियन है, ब्यूरोक्रेट हैं, जर्नैल हैं, उनके सारे केसेस चल रहे हैं वहाँ पे। ठीक, और नून लीग को भी तो यही चाहिए था ना, बजाय इसके कि इमरान खान को निशाना बनाते उन 400 लोगों को पूछते, उन 400 लोगों के लिए कोई सिस्टम बनाते। इफ्तिखार साहब, आप समझते हैं कि इमरान खान, लेकिन इकरा देखे, मेरा ख्याल है जो इस केस को सामने अगर आप रखें ना, इस केस को सामने रखते हुए ये बात अब तय, मेरा ख्याल है सारे लोग मुत्तफिक इस बात पे, अगर वो ओपनली नहीं तो प्राइवेटली मुत्तफिक है कि बहुत बुरे तरीके से मिसहैंडल किया पनामा का केस को, मिस मैनेज किया। जिस तरीके से वकला बदले गए, जो कहते हैं एक लीगल तरीका था इनके पास, जो बचने के चांसेस थे, अब इनके वकला अगर मेरा ख्याल है वो तो अदालती फैसला सुना पाएगी कि हमें इत्मीनान में नहीं लिया जाता रहा तो मामला खराब हुए। आपका क्या टेक है इस पर कि इमरान खान के लिए कितना मुश्किल हो पाएगा अब? देखिए जी, हर आदमी को अपनी कब्र में जाना होता है और इमरान खान को अपना केस खुद ही लड़ना होगा। सब यही कह रहे हैं, शाम साहब भी कह रहे हैं और जैनब साहब भी कह रहे हैं, यही मेरा ख्याल है मेरा दोस्त भी कहेगा। उसको अपना केस खुद लड़ना चाहिए, उसको साबित करना चाहिए, और अगर उसकी बात में कोई वजन है कि 20 साल का रिकॉर्ड नहीं होता तो ठीक है। मैं तो किसी एक इमरान खान और किसी एक नवाज शरीफ के हवाले से न कभी सोचता हूँ, ना मैं कभी सोचा है जिंदगी में। मैंने तो हमेशा एक फिल्थी रिच जो एलीट है इस मुल्क की, मैं उनके बारे में सोचता हूँ कि उनको कोई पूछने वाला नहीं, कोई भी पूछने वाला नहीं। हर कानून उनका अपने, अभी मैं एक जगह पे कहीं पढ़ रहा था, किसी स्कैंडल के हवाले से किसी की ज़मीन दी गई है अपार्टमेंट्स बनाने के लिए, किसी को ज़मीनें दी जा रही हैं, किसी कुछ जो हैं अपना अदारे वो ये कर रहे हैं कि सड़क तो बनती है अवाम के पैसों से, कितने की 4 अरब की 5 अरब की सड़क बन रही है, और जाके फायदा किसको पहुंच रहा होता है कि उसके साथ लगे हुए उन लोगों को जिन्होंने जमीनें खरीदी होती हैं, पहले से तयशुदा खरीदी होती है। ये क्या लूटमार नहीं है? क्या ये बदमाशी नहीं है? क्या ये तो इसे बंद कौन करेगा? इसको कौम अवाम करेगी। मुझे डर है, जिससे मैं डरता हूँ कि ये ना हो कि ये सारी चीजें, ये बेरोजगारी, ये महंगाई, ये गुर्बत, औरतें अपनी इस्मत बेच रही हैं, लड़के चर्स पी रहे हैं, भंग पी रहे हैं, लूटमार कर रहे हैं, चीजें छीन रहे हैं, हम किसी ऐसी तरफ जा रहे हैं जो बहुत ही बड़ा खतरे की वजह बन सकती है। ये तो सही किसी ने कहा कि ये तो टिप ऑफ आइसबर्ग है, ठीक है, लेकिन सवाल है कि ऐसे आइसबर्ग कितने हैं जिस समुद्र में हम रह रहे हैं। मैं तो कहता हूँ, मुझे एक शहर के अंदर जो पैसा इकट्ठा किया जाता है इन द नेम ऑफ टैक्सेस, वो मुझे डिक्लेयर करके बता दिया जाए, और जो लोग नहीं कर रहे उनको जूतियां मारनी चाहिए, उनको उल्टा लटकाना चाहिए, उनको नौकरी से निकाल देना चाहिए। ये तमाशा बंद होना चाहिए इस मुल्क के अंदर। और ये बात ठीक है, ये सब मिलजुल के हो रहा है। हर आदमी ने हर जगह अपना बंदा पहले फिट, जिसको कहते हैं पहले आदमी फिट कर दिया जाता है। मतलब मुझे एक नौकरी लेनी है या एक मुझे नौकरी देनी है, पहले मैं उस नौकरी की खदोखाल में एक बंदे को पहले फिट मैंने किया होता है, फिर मैं अखबार इश्तिहार देता हूँ। मेरा बंदा उस अखबार इश्तिहार में फिट आना चाहिए। ये मुल्क आप समझते हैं कि ये मुल्क चला रहे हैं हम, कोई तब्दीली हम ये मुल्क चला रहे हैं। सब कह रहे हैं। देखें, एक दो चीज़ें जो हैं इस मुकदमे से जुड़ी हुई हैं। नंबर 1 तो ये है कि अवाम के अंदर ये एक अवेयरनेस पैदा हुई, लोगों को ये महसूस हुआ कि ये तो हमने एक ऐसे शख्स को पकड़ा या उसके ख़िलाफ़ मुकदमा चलाया जो हुक्मरान है, लेकिन ऐसे कितने हैं। और 400 का तो जिक्र, 400 से ज़्यादा का जिक्र वहाँ मौजूद है, और जमात इस्लामी की जो पिटीशन है उसमें उनका है कि जो उनका भी एहतसाब किया जाए। अवेयरनेस पैदा हुई है और ये मुतालबा बढ़ेगा, आवाम के जहनों पे सवाल उठा कि जी अब ये एहतसाब अगर नहीं होता तो जो इफ्तिखार साहब कह रहे हैं, हम भी लिखते रहते हैं कि जनाब ये गुर्बत, ये महंगाई, ये बेरोज़गारी, ये जहालत, ये पसमानदगी हमारा मुकद्दर नहीं है, या हमारे वसाइल की कमी वजह नहीं है इसकी। वसाइल मौजूद हैं, ये सारे के सारे वसाइल चंद ख़ानदानों में घूमते फिरते हैं और वो उसको लूट के मुल्क से बाहर ले जाते हैं। कर्ज़े आते हैं, वो सारे के सारे बाहर अकाउंट्स में जमा हो जाते हैं। एक तो ये वजह है। दूसरा उसकी पहलू ये भी है कि ख़ुद ये जो अशराफिया की लड़ाई भी तो है ना, ये सिर्फ हमारी ये जो मुकदमा है ये अशराफिया की लड़ाई भी है, ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी लड़ाई है, अशराफिया के अंदर भी लड़ाई। इसका फ़ायदा भी ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट जो है वो बहरहाल पाकिस्तान के अवाम को होगा। देखिए, जब ये हुकूमत आई थी इससे पहले ये दावा किया जा रहा था कि 32 लाख लोग जो हैं नए टैक्स गुजार पैदा किए जा सकते हैं। FBR ने
बाकायदा रिपोर्ट जारी की थी कि जी ये लोग हमने आइडेंटिफाई किए हैं। अब कितने बढ़ी हैं जी, टैक्स गुजारों की तादाद कितनी बढ़ी है? 32 लाख में से 32,000 भी नहीं बढ़ी। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ टैक्स कलेक्शन वाला जो महकमे हैं, जो लोग हैं, उन पर वो लोग बिठाए जाते हैं जो सिवाय करप्शन के या अपने जो आका हैं उनके बाद कुछ नहीं करते। तो एक अगर ये फैसला आता है, एक चीज़ तय हो जाती है, कुछ उसूल तय होंगे, तो फिर नए लोगों के खिलाफ भी केसेस आएंगे। ये जो इमरान खान की और नवाज शरीफ की लड़ाई किस लिए हो रही है? इमरान खान के जो खाते खुले हैं किस लिए खुल रहे हैं कि अगर इमरान खान ना जाता तो किसी को परवाह नहीं थी कि उसका बनी गाला का कितना बड़ा माल है। तो ये एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। तो आज एक इंतज़ार जो सबको था वो था चौधरी निसार की प्रेस कॉन्फ्रेंस का, लेकिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस से आज के रोज़ जो है वो माजरत कर ली और कहा यह है कि कल वो मुमकिना तौर पर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। शायद आरिफ साहब, क्या तरले काम आ गए हैं नून लीगी वज़रा के? देखिए, दो चीज़ें हैं। तरलों के अलावा ये था कि मियाँ नवाज शरीफ साहब और निसार अली ख़ान के जो ताल्लुकात की नोयत थी, निसार अली ख़ान की अहमियत से मियाँ नवाज शरीफ साहब आगाह हैं। उन्होंने एक पत्ता फेंका जो उनके काम आ गया, वो ख्वाजा आसिफ का था। अब ख्वाजा आसिफ को बतौर उम्मीदवार उन्होंने पेश करके या शो करके एक तो निसार अली ख़ान को ये मैसेज दिया कि भाई साहब ये देख लें, फिर लीडरशिप इसके पास होगी, आप देख लें क्या है। दूसरी तरफ जो निसार अली ख़ान साहब जनाब ख्वाजा आसिफ साहब वज़ीर दिफ़ा हैं, लेकिन दिफ़ा के मामलात में, दिफाई दौरों के मामलात में उनका कितना अमल दखल है सारी दुनिया को मालूम है। वो नापसंदीदा तरीन शख्सियत समझे जाते हैं उन इदारों के नज़दीक। तो उनको भी ये बताना था कि जनाब मुझे अगर आपने जो समझते हैं वो सियासी थ्योरी जो चलती है, तो फिर हमारे पास ये पता है। और उसके ज़रिए उन्होंने एक कंप्रोमाइज़ पे लाने की कोशिश की निसार अली ख़ान को भी और उन इदारों को भी। निसार अली ख़ान की दो तीन जो चीज़ें थी, चल रही थी मामलात, मेरा ख्याल है वो माने गए हैं। मेरा ख्याल यकीन दहानियाँ हो गई हैं और निसार अली ख़ान साहब जो हैं कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो वो बड़ी ही मियाँ साहब की वफादारी का दम भरेंगे, दोस्ती का दम भरेंगे। वो तो लेकिन एक बात, वो लॉबिंग नहीं करेंगे, लेकिन वो एतमाद का रिश्ता उसे कहीं ठेस पहुंची है। नहीं, इधर दूसरी साइड पे एक बात मैं ये समझता हूँ कि निसार अली ख़ान साहब आप जितनी भी वफादारी का दम भर लें, जो जनाब नवाज शरीफ साहब का मिजाज है अब उनके दिल से वो उतर गए हैं। तो पुरानी आज या कल निसार अली ख़ान साहब के साथ वही हशर होगा जो जावेद हाशमी के साथ हुआ, जो और बहुत सारे लोग हैं, चौधरी बिरादरान के साथ हुआ और कई लोगों के साथ हुआ। अब निसार अली ख़ान साहब का इस पार्टी में बाइज़्ज़त तरीके से रहना मुश्किल आसान नहीं होगा। ठीक, अब जब साहब आज लाहौर के अंदर कुछ बैनर्स दिखाई दिए जिसमें यह कहा गया कि मियाँ साहब को जाने दो और शहबाज शरीफ को आने दो, कि किसके लिए क्या पैगाम था? देखिए, मैं इससे पहले एक सिर्फ इफ्तिखार साहब ने जो बात की थी उस पर मैं ऐड करना चाहता हूँ। इफ्तिखार साहब ने कहा था कि मुझे डर है कि अवाम कहीं खड़े ना हो जाएं। मैं दुआ करता हूं कि इस मुल्क के सोए हुए अवाम उठें और वो कुछ करें, वरना किसी भी हुक्मरान से कोई तवक्को ना रखें यहाँ पे कोई तब्दीली, कोई टैक्स नेट की एक्सपेंशन या करप्ट लोगों का जो पैसा बाहर है उसको अंदर लाना या जो पनामा में नाम आए, इनके बारे में किसी ने कुछ नहीं करना जब तक कि अवाम नहीं उठेंगे। और मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इस मुल्क के अवाम जो सोए हुए हैं उनको जगा दे और वो अपने मुल्क को संवारने का बेड़ा खुद उठाएं। अब बात आपने की मुझे एक चीज़ का पता है कि चौधरी निसार और हमारे मोहतरम शहबाज शरीफ साहब, इनके आपस में बड़े गहरे ताल्लुकात हैं और जितनी भी मुलाकातें GHQ में होती रही हैं ये दोनों मिलके करते रहे हैं। और चौधरी निसार जो हैं वो इस मामले में मेरा ख्याल है कलीदी एक रोल अदा करते रहे हैं। चौधरी निसार और शहबाज शरीफ दोनों की सोच ये थी कि अदारों के साथ झगड़ा न किया जाए, अदारों के साथ कन्फ्रंटेशन जो है वो मुल्क के मुफाद में नहीं। इल्ज़ामात आप पे हैं और आपने वो इल्ज़ाम दूर करने हैं। अगर आपके पास मनी ट्रेल मौजूद है, उसका रिकॉर्ड मौजूद है, आप दे दें, बात ख़त्म हो गई। इसमें कहीं भी कोई साजिश का एलिमेंट तो नज़र नहीं आता।
अगर आप अपनी मनी ट्रेल बयान नहीं कर रहे तो मसला आपका है। अब ये चीज जो है ये चौधरी निसार और शहबाज शरीफ दोनों का स्टांस मेरे इल्म के मुताबिक ये था। और जो बैनर्स आपको नजर आ रहे हैं वो भी आप देख लीजिए, वो मेरा ख्याल है कि चौधरी वो लाजमन शहबाज शरीफ साहब की मर्जी के बगैर नहीं लगाए गए। उनके जो भी आगे चहेते हैं, मैंने एक प्रोग्राम में भी देखा था कि जो ज़हीम कादरी साहब ये उनकी मर्जी से और उनको खुश करने के ही लगाए गए हैं और वो खुश भी हैं इससे। बिल्कुल। और ये आप ज़हीम कादरी से मैंने एक उनका बातचीत सुनी और उनसे उन्होंने बड़ा वाज़े कहा कि अगर नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर नहीं रहते तो फिर सवाए शहबाज शरीफ के और किसी का हक नहीं है, वो सबसे मुनासिब आदमी है। इफ्तिखार साहब, आप क्या कहेंगे इस पर? ये जो बैनर्स लगे हैं शहबाज शरीफ और इकरा, मैं ये कहना चाहूंगा, ये बात जो पहली दफा बात हुई थी इकरा, देखें ये जो अभी जनरल साहब बात कर रहे हैं, ये इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे मैं कह सकता हूँ कि 13 जुलाई को जो कैबिनेट मीटिंग हुई थी, जिस तरीके से पहली दफ़ा गुफ्तगू हुई और 2 सब्सिक्वेंट मीटिंग्स में जो पार्टी की हुई थी उसमें वो नहीं गए थे। अब ये 2 पार्टी के लोग कहते हैं कि जिस तरीके से पहली मरतबा बड़े ओपन अंदाज में चौधरी निसार ने बातें की थी, प्राइम मिनिस्टर के बारे में कहा था कि जी आप पे इल्ज़ामात हैं, आप इसको साबित कर रहे हैं, आप अपनी टीम जो आपको मशवरे दे रही है आपको गलत दे रही है। कहा जाता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब को बहुत बुरा लगा था कि और उन्होंने ये उनको मैसेज भिजवाया कि ये बातें मुझे आप प्राइवेटली कहते तो ठीक है, ये आपने सब लोगों के सामने क्यों की थी। ये बात शाह साहब वाली लगती है कि आगे चल के उनके लिए मुश्किलात होंगी। ठीक इफ्तिखार साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जो बैनर्स इफ्तिखार साहब लगाए गए हैं, आप भी समझते हैं कि ये शहबाज शरीफ की नॉलेज में है ये बात और उनकी मर्जी से लगाए गए हैं? उनकी नॉलेज में लाजमी तौर पे होगी, वो चीफ मिनिस्टर पंजाब है, मर्जी का मुझे इल्म नहीं। और जहाँ तक चौधरी निसार की बात है, यहाँ पे देखें कि गौस अली शाह के साथ क्या हुआ था। तो बात यह है कि जैसा कि आज की हमारी डिस्कशन में ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ कि सियासत का दिल नहीं होता, बड़ी कैरस चीज़ है, बड़ी जालिम चीज़ है। बाप बेटे की आंखें निकलवा देता है और जब बाप कहता है मैं कुरान पढ़ाना चाहता हूँ तो बेटा कहता है कि अभी भी तुम्हारी जो है ना वो अकड़ जो है ना ख़त्म नहीं हुई। तो ये हकीकतें हैं, अफसोसनाक हैं। जमहूरी अमल में भी हमने इन हकीकतों को देखा है, ये अफसोसनाक है। नवाज शरीफ एक पॉपुलर लीडर हैं, पॉपुलर लीडर थे, उन्होंने अपने साथ क्या किया और क्या होने जा रहा है इसके बारे में मैं नजूमी तो लेकिन अब वो रहेंगे या नहीं रहेंगे ये तो फैसले के बाद वही मैं कहना मैं को नजूमी तो नहीं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आएगा, लेकिन एक चीज बिल्कुल सही है और सब दोस्त इत्तेफाक करेंगे, एक चीज का इमरान खान को क्रेडिट जाएगा, खा उसने बुग़्ज़े माफिया में ही ये सारी तहरीक चलाई हो करप्शन के खिलाफ। अब लफ्ज़ करप्शन की लोगों को समझ आ गई है कि इसकी नोयत क्या है। अगरचे माशरे में करप्शन बहुत गहरी हो गई है, पीएन से प्राइम मिनिस्टर तक इसमें अगर इन्वॉल्व है तो उस माशरे का बनेगा क्या, मुझे इससे खौफ आता है और कुछ नहीं। और ये जो जनरल साहब ने दुआ की इफ्तिखार साहब, अगर 10 से 12 बिलियन रुपए के रोजाना करप्शन है बकौल एडमिरल फसीह के जो नैफ के चेयरमैन थे, तो फिर आप देखें कितनी सालों में साल में कितनी होगी करप्शन। पुरानी बात है ना सर, ये तो पुरानी बात है, अब तो 60-70 अरब ले आए, अब तो आगे चला गया होगा मामला। बिल्कुल मैं सर एग्री कर रहा हूँ, लेकिन सर इसका हल भी तो निकालना ना आप जैसे दानिशवरों ने। मैं इसके देखे ना ये बीमारी का बीमारी इस बीमारी का इलाज क्या है? एलोपैथिक देना है, होम्योपैथिक देना है, ऑपरेशन करना है, सर्जरी की नौयत क्या होगी, एनेस्थीसिया कौन देगा? वेरी सीरियस थिंग, वी आर फेसिंग ए वेरी सीरियस क्राइसिस। बात तो ये है कि हम भी निशानदेही कर रहे हैं, आप जैसे मौजूद दानिशवर और तज्ज़ियाकार अवाम की भी रहनुमाई कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात इन सियासतदानों को भी रास्ता दिखा रहे हैं। लेकिन बात यह है कि वो ये रास्ता देखना चाहते हैं नहीं, वो हमारी बातों से इस्तिफादा हासिल करना चाहते कि नहीं। आज के लिए इतना ही, अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।